नेक्स्ट है पूर्णांतरिक परिवर्तन के कुछ उपयोग हैं। जैसे मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, माने मछली को संपूर्ण संसार कैसा दिखाई देता है। तो पहले जरा चित्र समझिए। ये मछली है, ये जल की सतह से h गहराई नीचे है। ये मछली, ये एक नाव है। नाव से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये जल वायु का अंतरापृष्ठ है, से चलने वाली प्रकाश की किरण मछली की आंख में पड़ती है। फिर यहाँ से भी जल वायु के अंतरापृष्ठ से चलने वाली प्रकाश की किरण आंख पर पड़ती है। ये इनके बीच की दूरी ये h कहलाती है। अब जरा समझना है ये क्यों होगा। देखो, आपने ये पढ़ा था कि यदि किरण का मार्ग हम उल्टा कर दें तो प्रकाश की किरण यहाँ से होते हुए ऐसे बाहर निकलेगी। तो जब ऐसे बाहर निकलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपतन कोण ये C हुआ और अपवर्तन कोण 90 डिग्री हुआ। तो इस आपतन कोण को, इस C को क्रांतिक कोण कहते हैं। कल परिभाषा क्रांतिक कोण की पढ़ी थी आपने कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये सघन माध्यम जल से विरल माध्यम वायु में जाती है, तो जब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण C कहते हैं। तो ये C है। इसी प्रकार से यदि किरण का मार्ग यहाँ भी उल्टा कर दिया है तब ये C हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये अविलंब है, ये समांतर इसके, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो ये C और ये C एकांतर कोण है, ये बराबर होंगे। इसी प्रकार इसको देखिए, ये लंब है, ये भी लंब है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी लंब है, ये तो ये समांतर इसके, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो ये इसका एकांतर कोण होगा। तो ये जो आकृति बनी, इस आकृति को कहते हैं लंब वृत्तीय शंकु, जिसका आधार वृत्ताकार होता है। ऐसे शंकु को लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। इसका शीर्ष कोण 2C हो जाएगा, ये C और ये C 2C हो जाएगा, जहां C जल वायु के लिए क्रांतिक कोण है इस चित्र में, और ये 1C हो जाएगा अर्धशीर्ष कोण। तो जो ये लंब वृत्तीय शंकु बनेगा इसकी त्रिज्या R है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी वस्तु समुद्र में पानी के ऊपर या अंदर होती है और मछली उस वस्तु को देखती है, तो वह वस्तु, हर वस्तु उसको भौतिक विज्ञान के अनुसार शंक्वाकार दिखाई देती है। यही मैंने इसमें लिखा है, आप ध्यान से समझिए। जल की सतह से h गहराई पर एक मछली है। जहाज से किरण जब मछली की आंख पर पड़ती है तो आंख पर क्रांतिक कोण C के दुगने अर्थात 2C का कोण बनता है। क्रांतिक कोण से तो क्रांतिक कोण का दुगना, देखो ये आंख है, इस पर एक 2C बनता है। CA कैसे बनता है आपको समझा दिया, जिससे वस्तु शंक्वाकार दिखाई देती है। ये त्रिज्या R है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan C बराबर R बटे H। ये कोण है, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो जाएगा। tan C बराबर R बटे H, R बराबर H tan C। लंब वृत्तीय शंकु का वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। तो पाई R की जगह H tan C कर देंगे, तो पाई H स्क्वायर tan C, ये tan स्क्वायर C। तो ये हो जाएगा लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो ये तो थे जो CBSE किताब में पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण नहीं दिए हुए थे। अब 3 उदाहरण हैं और उपयोग हैं जो CBSE की किताबों में दिए हैं, शायद यही आते हैं परीक्षा में। ध्यान से समझिए, ऊपर वाला भी आ सकते हैं। पहले ये प्रश्न है, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? तो विश्व में जितनी भी भौतिक अवस्था में वर्तमान समय में वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में हीरा सबसे अधिक कठोर है। इसलिए हीरा हर एक वस्तु को काटने का काम आता है। क्यों?
इसलिए कि हीरे का अपवर्तनांक C सबसे अधिक होता है 2.4। और देखो जरा ध्यान से, एक सूत्र होता है, एक नंबर में आता है अपवर्तनांक, जैसे ANM बराबर VA/VM। जैसे ANM है कितना है इसका 2.4, सबसे अधिक है। और VA तो आप जानते ही हो, VA का मान स्थिर होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो VM क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका अपवर्तनांक अधिक उसमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरा काटने के काम आता है, कठोर है, सबसे अधिक कठोर है। तो हीरे में जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे कम होता है। क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया। तो अब इस टॉपिक पर आते हैं। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.4 होता है और इसका जो क्रांतिक कोण है सबसे कम होता है। कितना होता है, सबसे अधिक 2.4 सबसे अधिक, एवं हीरे वायु का क्रांतिक कोण सबसे कम 24.4 डिग्री है। अब आप समझिए, जैसे ये हीरा है, तो जब कोई प्रकाश हीरे के अंदर आपतित होगा तो न्यून कोण पर पड़ेगा। इसके बाद हीरे में बहुत अंदर परतें होती हैं, उन परतों को हम फलक कहते हैं। उन फलकों पर पड़ता है तो फलकों पर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, और क्रांतिक कोण वैसे ही कम है तो हर फलक से बार बार टकराता है। और जब हर फलक से बार बार टकराता है तो जब आप तो फिर न्यून कोण से फिर बाहर निकलता है, तो एक फलक से बाहर निकलता है, तो बार बार टकराने के कारण वह चमकदार दिखाई देता है। बार बार टकराने का मतलब है बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टकराना ठीक नहीं कहा है, ठीक शब्द नहीं है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे किसी एक फलक इससे अंदर प्रवेश करेगा, उस फलक पर पड़ेगा और उस फलक पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तो फिर उस फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर दूसरे फलक पर पड़ेगा, दूसरे फलक पर, फिर फलक पर फिर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है, तो फिर उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इस प्रकार विभिन्न फलकों से, विभिन्न परतों से जो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर अंत में बाहर निकलता है, इसीलिए हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो यही मैंने इसमें लिखने का प्रयास लिखा है। और आप समझिए, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.4 एवं हीरा वायु क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री है। जब हीरे में प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रत्येक फलक पर, किसी भी फलक पर प्रवेश करेगा, किसी भी फलक पर आपतित कोण क्रांतिक कोण C से अधिक है, मानी 24.4 डिग्री से अधिक है। क्रांतिक कोण वैसे ही कम है, बहुत सबसे कम होता है, इसलिए यह कई आंतरिक फलकों से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है। एवं जब फलक पर आपतन कोण क्रांतिक कोण C से कम हो जाता है तो फिर उसी से बाहर निकल जाता है, और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकदार दिखाई देता है। अब आता है प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं। तो प्रकाशिक तंतु आजकल की व्यवस्था है, और आप हर जगह देखोगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी बिहार में एक OFC की लाइन दी है, कई करोड़ की सौगात दी है बिहार को। तो वो OFC आप हर जगह, हल्द्वानी में हर जगह देखते हो। ये OFC क्या है, कहलाती क्या है? तो OFC का नाम है प्रकाशिक तंतु, हिंदी नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, CABLE, ऑप्टिकल फाइबर केबल, O.F.C। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जो बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाशिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है। प्रेषित माने भेजा जाता है। जैसे हम आप फोन से बात करते हैं, तुरंत सिग्नल
दूसरी जगह, चाहे कलकत्ता करो, कहीं भी करो, तुरंत लगभग 2-3 सेकंड में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम आप बात करते हैं तो मोबाइल से में जो हम बोलते हैं तो वो ध्वनि ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो विद्युत सिग्नल होते हैं। फिर विद्युत सिग्नल जो होते हैं वो जो टावर होते हैं, उन टावरों में ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, उन ट्रांसड्यूसरों से वो विद्युत सिग्नल प्रकाशिक सिग्नल में बदल करके एक OFC एक पाइप होता है, उस पाइप में प्रकाश की चाल से चलते हैं, कितनी भी दूर हो, 3 गुना प्रकाश की चाल होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उससे चल करके फिर जहां पर हम बात करते हैं वहां पर टावर में पहुंचती हैं। फिर वही उल्टी प्रक्रिया करता है, माने उसका ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि प्रकाशिक सिग्नल को फिर विद्युत सिग्नल में बदलता है, विद्युत सिग्नल से हमारे मोबाइल में आता है, फिर मोबाइल हमारा विद्युत सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदलता है, फिर हम उसको सुनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक प्रकाशिक सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है वहां ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, परंतु जब ये सिग्नल जाते हैं तो एक दूसरे में चेंज होते हैं, ध्वनि सिग्नल विद्युत सिग्नल में, और विद्युत सिग्नल जब ट्रांसड्यूसर तक पहुंचता है तो कुछ ह्रास हो जाता है, इसलिए इसमें एम्पलीफायर लगा होते हैं और एम्पलीफायर के द्वारा इसको एम्पलीफाइड किया जाता है, प्रवर्धित किया जाता है। अब आते हैं कि जो ट्रांसड्यूसर से जो OFC है वो एक टावर से दूसरे टावर को पहुंचती है, OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये क्या होती है और कैसे इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये आपको समझना है। जो यह एक ऐसी युक्ति है जो आप बता ही दिया, जो बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाशिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है। यह क्वार्ट्ज N बराबर 1.7 का अत्यंत पतला लगभग 1 माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम में लगभग 10⁶, 1 माइक्रोन मोटाई का खोखला पाइप है। ये खोखला पाइप है, इसके भीतरी भाग का अपवर्तनांक N बराबर 1.7 होता है। भीतरी भाग को क्रोड कहते हैं और बाहरी भाग पर 1.5 अपवर्तनांक का लेपन कर दिया जाता है। इस बाहरी भाग को अधिपट्टन कहते हैं। तो अब आप देखिए यहां से सघन, ये विरल, तो अब देखो यहां ये लगभग 1 माइक्रोन का है, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम नहीं, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन माने 10⁶ मीटर, लगभग 10⁶ या 10⁵5 का भी हो सकता है। तो ये खोखला पाइप है, तो यहां से जब प्रकाश की किरण न्यून कोण से इसके अंदर प्रवेश करती है, किसके अंदर? खोखले पाइप के अंदर प्रवेश करती है। तो खोखले पाइप के अंदर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो फिर प्रकाश की सिग्नल यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है। इस प्रकार ये प्रकाश की सिग्नल पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के अंत में जो दूसरा टावर होता है उस दूसरे टावर से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है OFC। यही मैंने इसमें लिखा है। यह क्वार्ट्ज N बराबर 1.7 का अत्यंत पतला लगभग 1 माइक्रोन मोटाई का खोखला पाइप है। इसके ऊपर N बराबर 1.5 का लेपन होता है, इसके ऊपर 1.5 अपवर्तनांक का लेपन होता है। इस लेपित भाग को अधिपट्टन क्लैडिंग कहते हैं और भीतरी भाग को क्रोड कहते हैं। क्रोड को कहते हैं कोर, CORE, एवं भीतरी भाग को कोर कहते हैं। जब न्यून कोण पर आपतित होकर प्रकाश क्रोड में प्रवेश करता है तथा क्रोड के फलक पर जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, देखो ये क्रोड का फलक है, क्रोड के पृष्ठ पर, फलक ना कहते पृष्ठ कह देंगे, क्रोड के पृष्ठ पर, क्रोड के पृष्ठ पर क्रोड के पृष्ठ पर कोण के पृष्ठ पर जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ये पृष्ठ है कोण का, भीतरी पृष्ठ पर जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के बार बार क्रोड से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद अंत में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से पतले पतले पाइपों के समूह को प्रकाश पाइप कहते हैं। तो ये था OFC। अब एक और रह गया है, वो भी परीक्षा में अक्सर आता है, तो ये परीक्षा में आते हैं, आप ध्यान से समझेंगे।
तीसरा उपयोग ये है बच्चों, ये परीक्षा में संभवतः आएगा ही आएगा, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या कहलाती है, पहले इसको समझो। क्राउन कांच की लंब समद्विभाजक प्रिज्म को पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्राउन कांच की बनी है, लंब है माने एक कोण 90 डिग्री है, समद्विभाजक है माने जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। इसका मतलब क्राउन कांच की ऐसा प्रिज्म जिसका दो कोण 45-45 के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक कोण 90 हो गया तो दो कोणों का योग भी 90 होगा, और उन 90 का आधा दिया 45-45 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्राउन कांच की ऐसी प्रिज्म जिसके आंतरिक कोण 90-45-45 हों, ऐसी प्रिज्म को पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। इस पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के ये तीन उपयोग हैं, तीन में से कोई ना कोई आता है, हो सकता है पूरा ही है। पहला उपयोग है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं, थोड़ा और आगे समझिए। इसके लिए क्रांतिक कोण C बराबर 42 डिग्री है, जो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है इसके लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री होता है। यह तीन प्रकार से प्रयुक्त की जा सकती है। नंबर 1, प्रकाशित किरणों को 90 डिग्री के कोण से विचलित होना। दूसरा, किरणों को 180 डिग्री के कोण से विचलित होना, माने उल्टा हो जाना, सीधी जा रही है उल्टी होकर के बाहर निकले। उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना, उल्टी वस्तु हो तो उसको सीधा प्रतिबिंब बनाना। तो ये तीन उपयोग है। तो तीन उपयोग में पहला उपयोग समझिए, प्रकाशित किरणों को 90 डिग्री के कोण से विचलित कर देना, 90 डिग्री के कोण से विचलित होना। अब इसको प्रतिबिंब को रखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे ये ABC एक क्राउन कांच की लंब समद्विभाजक प्रिज्म है जिसके आंतरिक कोण 45-90-45 हैं। इसकी किसी एक लंबवत जो भुजा है उस पर PQ प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित कराते हैं। आपने अपवर्तन में पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो सीधे निकल जाती है, तो यही इसका अभिलंब भी है। तो जब अभिलंब पर आपतित होती है तो सीधे निकल जाती है। सीधे निकल जाती है का मतलब जो क्राउन कांच की प्रिज्म है इससे निकल करके सीधे निकल करके ये जो AC पृष्ठ है, AC पृष्ठ पर 45 डिग्री के कोण पर पड़ती है। अब 45 डिग्री के कोण पर पड़ती है, क्रांतिक कोण है 42 डिग्री, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो 45 डिग्री 42 डिग्री से अधिक है, इसलिए यहां से फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है। तो अब परावर्तन का नियम का भी पालन होना चाहिए। तो ये से आपतन कोण 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, 45-45 90 हो गया। ये बीजु कोण है तो ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री से विचलित होकर के अभिलंबवतः BC पृष्ठ से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने वाली किरण है RST। इसको मैंने इस तरह से लिखा है, जब AB पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत PQ पर आपतित होती है, PQ पर आपतित होती है तो सीधे PQ आपतित होती है, PQ पर नहीं। PQ प्रकाश की जब AB पृष्ठ पर प्रकाश की अभिलंबवत किरण कौन सी अभिलंबवत किरण है? PQ। अभिलंबवत किरण PQ में नहीं आ गया। अभिलंबवत किरण PQ आपतित होती है तो सीधे निकलकर, ये PQ अभिलंबवत किरण आपतित होती है तो ये सीधे निकलकर AC पृष्ठ पर, देखो सीधे निकलकर AC पृष्ठ पर 45 डिग्री के कोण, ये 45 लिखा है, 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। जो क्रांतिक कोण C बराबर 42 डिग्री से अधिक है, 45 डिग्री कोण 42 डिग्री से अधिक है,
इसलिए एसी पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद RST प्रकाश की किरण BC पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलती है। इस प्रकार यह 90 डिग्री के कोण से 90 डिग्री से विचलित हो जाती है, 90 डिग्री के कोण से विचलित हो जाती है। तो ये पहला उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग है किरणों को 180 डिग्री के कोण से विचलित होना। अब 180 डिग्री के कोण से विचलित होने के लिए जो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है उसको ऐसा नहीं रखते हैं, ऐसा रखते हैं कि उसके कर्ण पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो। तो जैसे ABC पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का AC कर्ण है, क्योंकि ये 90 भुजा है, ये AC कर्ण है, इस पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी। अब आप जानते हो कि अभिलंब पर से चलने वाली प्रकाश की किरण जो किरण अभिलंब पर पड़ती है, माने अभिलंबवत आपतित होती है या अभिलंब पर पड़ती है, वो सीधे निकल जाती है। तो PQ प्रकाश की किरण AC पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो ये सीधी निकल करके AB पृष्ठ पर 45 डिग्री के कोण पर पड़ती है। और यह 45 डिग्री जो आपतन कोण है, यह क्रांतिक कोण C बराबर 42 डिग्री से अधिक है। इसीलिए AB पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद BC पृष्ठ से फिर 45 डिग्री, BC पृष्ठ पर फिर 45 डिग्री पर पड़ती है। यहाँ भी है BC पृष्ठ पर आपतन कोण 45 डिग्री, क्रांतिक कोण 42 डिग्री से अधिक है, तो यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है। और AC पृष्ठ से फिर लंबवत STU प्रकाश की किरण बाहर निकलती है। तो देखिए ये प्रकाश की किरण यहाँ से सीधे बाहर निकलती है। तो इस प्रकार ये किरण 180 डिग्री के कोण से विचलित हो जाती है। तो यही मैंने लिखा है, AC पृष्ठ पर प्रकाश की किरण PQ लंबो, AC पृष्ठ पर, ये AC पृष्ठ पर है, PQ प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, आपतित लिखा है, होकर AB पृष्ठ पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जो क्रांतिक कोण C बराबर 42 डिग्री से अधिक है। तो AB पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद BC पृष्ठ पर पुनः 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यहां से भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद AC पृष्ठ से STU किरण अभिलंबवत बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। इस प्रकार यह 180 डिग्री से विचलित, देखो ये गई और ऐसे लौट करके आई, तो ये 180 डिग्री के कोण से विचलित हो जाती है। तीसरा उपयोग ये है उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो ये ABC पृष्ठ, ABC एक पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है, कांच कांच की बनी हुई प्रिज्म है, इसमें PQ एक उल्टी वस्तु रखी है। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें AB पृष्ठ से अपवर्तित होगी, यहाँ पर अपवर्तन होगा, AB पृष्ठ पर अपवर्तन होगा, फिर AC पर आपतित होगी, और जब आपतित होगी तो ये 45 डिग्री के कोण पर आपतित होगी। ये भी 45 लिखा है, ये भी 45 है, 45 डिग्री के कोण पर आपतित होगी, जो क्रांतिक कोण C बराबर 42 डिग्री से अधिक है। तो AC पृष्ठ पर फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद BC पृष्ठ से ये P'Q' सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे, P'Q' सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे। इस प्रकार उल्टी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाती है। तो यही इसमें लिखा है, PQ उल्टी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण AB पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, इस पृष्ठ से अपवर्तन के बाद AC पृष्ठ पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, AC पृष्ठ पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जो क्रांतिक कोण C बराबर 42 डिग्री से अधिक है। और यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद किससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? AC से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद BC से अपवर्तित होकर, BC पृष्ठ से अपवर्तित होकर सीधा प्रतिबिंब P'Q' बनाती है। तो इस प्रकार यह उल्टे प्रतिबिंब को सीधा बनाती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तीन उपयोग थे। तो ये तीन उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझा दिया।